नमस्कार दोस्तों। सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि आज से हजारों साल पहले इंसान की जो आयु थी सिर्फ 70-80 साल नहीं बल्कि हजारों साल बताई गई है, लाखों साल बताई गई है, तो शायद पहला रिएक्शन ये होगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। और यही चीज युगों की कहानी को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। हमने अक्सर सुना है कि सतयुग में इंसान बहुत लंबी उम्र जीता था, फिर त्रेता युग में उम्र कम हुई, द्वापर में और कम हुई और कलयुग में इंसान की उम्र एवरेज 60-70 साल ही रह गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या हमारे पूर्वजों के शरीर में कोई ऐसी दिव्य शक्ति थी, कोई ऐसी खासियत थी जो आज हमारे अंदर नहीं बची, या फिर इन युगों में बताई गई उम्र को किसी और तरीके से समझना चाहिए? और अगर आज के साइंस को हम सामने रखकर देखें तो क्या इस कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग कनेक्शन मिल पाएगा? तो चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 4 युग और इंसान की उम्र के बारे में बात करते हैं। हमारी परंपरा में 4 युग बताए गए हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और करंट जो चल रहा है हमारा कलियुग। इन चारों युगों को सिर्फ समय के अलग अलग हिस्से की तरह नहीं देखते, बल्कि समय के साथ इंसान की ताकत, आयु और धर्म भी धीरे धीरे घटता चला गया। भागवत पुराण में कलयुग के बारे में एक जगह कहा गया है कि प्रायेनाल पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना, मतलब हे राजन, इस कलयुग में सामान्य तौर पर लोगों की आयु कम होगी। अब ध्यान दो, यहाँ हजारों साल पहले से ही एक ऐसी बात कही जा रही है जिसे हम आज अपने आसपास देख सकते हैं। इंसान की एवरेज लाइफ बढ़ी जरूर है, लेकिन शरीर को नेचुरल एजिंग अभी भी एक बड़ी लिमिटेशन बनी हुई है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है कि क्या सच में सतयुग के इंसान लाखों साल जीते थे? कुछ पौराणिक परंपराओं में सतयुग के मनुष्य की आयु लगभग 1 लाख वर्ष बताए गए, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, हो सकता है कि नंबर लिटरल हो, यानी सच में इतनी लंबी आयु की कल्पना वाकई में की गई हो। दूसरी, हो सकता है नंबर के पीछे कोई सिंबलिक मीनिंग भी हो, क्योंकि जो पौराणिक हमारे साक्ष्य हैं उनमें बहुत बड़े नंबर्स कई बार किसी चीज की महानता या किसी युग की विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जैसे कि कहा गया है कि हमारे 33 कोटि देवी देवता है, हिंदुओं में 33 कोटि देवी देवता है। अब यहाँ पर कोटि का मतलब करोड़ होता है। अगर आप हिंदी गिनती जानते हैं तो 1, 2, 3 ये होती है, फिर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ ऐसे चलती है। जैसे कोटि का मतलब होता है करोड़ और सहस्त्र, युग सहस्त्र योजन पर भानु, ले लियो ताही मधुर फल जानू। अब इसमें जो ये हमारे हनुमान जी की वो है 40 में एक चौपाई है, ये युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र और योजन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 लाख करोड़ कुछ ऐसे बनती है। उतने डिस्टेंस पे सूरज है और साइंस ने आज जो प्रूव किया है इसकी कैलकुलेशन भी काफ़ी करीब है इस कैलकुलेशन के, और ये कैलकुलेशन उस वक्त की है जब कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। तो समझो हमारे जो वैदिक हमारा ज्ञान था कितना एक्यूरेट और कितना ज़्यादा समृद्ध था। हमारा शरीर हर दिन थोड़ा थोड़ा डैमेज होता है, ये बात आप भी मानते हो। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन ये सच्चाई है। हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होती है वो रोज कम होती जा रही हैं। हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, सोते हैं, दिनचर्या के कोई भी काम करते हैं, इन सब के पीछे हमारे शरीर के अंदर करोड़ों छोटे छोटे जो प्रोसेस होते हैं वो चलते रहते हैं। इस दौरान सेल्स में छोटी छोटी खराबियां भी होती रहती हैं, हमारा शरीर उन्हें ठीक करता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिपेयर सिस्टम हमारा परफेक्ट नहीं है। समय के साथ कुछ डैमेज जमा होता जाता है और जो ये डैमेज है यही हमारी एजिंग की सबसे बड़ी वजहों में से एक होता है। जो हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं वो डैमेज्ड सेल हैं हमारे, जो इकट्ठा होती जाती है और वो लंप्स बन जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल और उठता है, अगर युग थ्योरी के हिसाब से सतयुग में इंसान हजारों साल जीता था तो क्या उस समय शरीर का रिपेयरिंग सिस्टम आज से कहीं ज़्यादा बेहतर था? साइंस के पास इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली हजारों साल जीने वाले इंसान के शरीर को डैमेज को बहुत लंबे समय तक
कंट्रोल करना पड़ता था। हम लोग उतना कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हमारे जो शरीर पर है बुढ़ापा दिखने लगता है। और फिर आते हैं हमारे सेल्स की कहानी, हमारे बॉडी के अंदर होने वाले छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनकी कहानी। एक समय के बाद कुछ सेल्स ठीक से डिवाइड करना बंद कर देते हैं। आपको पता है सेल डिवीजन पर काम करता है, और धीरे धीरे वो सेल्स बूढ़े होने लगते हैं। अब इमेजिन करो आप, एक शहर है, उसमें लाखों मशीन लगी हुई है, नई मशीन आती रहती है, पुरानी खराब होती रहती है। अगर शहर के पास पुरानी मशीन को हटाने और नई मशीन को लगाने का परफेक्ट सिस्टम ना हो तो शहर कब तक चलेगा। लेकिन अगर धीरे धीरे पुरानी मशीन जमा होने लग जाए तो पूरा सिस्टम ही स्लो हो जाता है, डैमेज हो जाता है। हमारे शरीर का भी कुछ ऐसा ही होता है। इसलिए एजिंग सिर्फ चेहरे पर रिंकल्स आने का नाम नहीं है, अंदर से भी बॉडी धीरे धीरे हमारी बदलने लगती है। और यही बात इसे और इंटरेस्टिंग बनाती है। कहा गया है कि जैसे युग बदला, इंसान की आयु, शक्ति और धर्म भी कम होते गए। भागवत पुराण में एक प्रसिद्ध पंक्ति आती है, तथा कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरदुष्याम। कलयुग को एक ऐसे समय के रूप में बताया गया है जहां भ्रम और अधर्म बढ़ता गया है। अब इसे साइंस से सीधा जोड़ना सही तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम आज इंसान को देखें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, सारी सुविधाएं, फिर भी स्ट्रेस, खराब लाइफस्टाइल, कम फिजिकल एक्टिविटी, अनिद्रा जिसे कहते हैं बैड स्लीप, जैसे चीज़ें हमारी हेल्थ को प्रभावित करती रहती हैं। यानी इंसान की लाइफ कितनी लंबी है, वो लाइफ कितनी हेल्दी है, इस बात पर निर्भर करता है। और एक मज़ेदार कंपैरिजन और बताता हूँ, अगर सतयुग का इंसान हमारे समय में आ जाए जो लाखों साल जीता था, तो शायद वो भी हमारे लाइफ स्टाइल की तरह उसकी आयु भी कम हो जाएगी। वो बोलेगा कि तुम लोग सिर्फ 70-80 साल जीते हो, और हम शायद उसे देखकर बोलेंगे भाई तुम 1000 साल जीते थे तो करते क्या थे तुम। लेकिन मजाक अलग है। साइंस के हिसाब से अगर आज इंसान की एवरेज लाइफ स्पान जो प्राचीन मनुष्य है उसे देखी जाए तो कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि मेडिसिन, सैनिटेशन, वैक्सीन, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर ने डेथ के कई कारणों को काफ़ी कम किया है। मतलब हमारे पास हजारों साल की जो बायोलॉजिकल लाइफ नहीं है, लेकिन हमने अपनी एवरेज लाइफ को बहुत बढ़ा लिया है। कैसे बढ़ा लिया है? इन्हीं चीज़ों की वजह से, साइंस की वजह से, सैनिटेशन, मेडिकेशन, वैक्सीन, न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों की वजह से। तो क्या साइंस युग को प्रूव करती है? नहीं, साइंस का कोई लेना देना ही नहीं है माइथोलॉजी से, कि माइथोलॉजी होती है साइंस, साइंस होती है साइंस प्रूफ मांगती है, और माइथोलॉजी स्टोरी। और यही बात इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइंस ने ये प्रूव नहीं किया कि सतयुग में इंसान 1 लाख साल जीता था, और साइंस के पास ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है कि हजारों साल पहले इंसानों की बायोलॉजिकल एजिंग आज से बिल्कुल अलग थे। लेकिन युग कंसेप्ट में एक इंटरेस्टिंग आइडिया जरूर है कि जो प्राचीन लोग थे बहुत पहले से ये ऑब्जर्व किया था कि समय के साथ इंसान और समाज में बदलाव आता गया। ये बात तो हम भी मानते हैं। अब अपने कलयुग को ही ले लेते हैं कि कलयुग में जब अभी क्या चल रहा है 2026, हम आज से चलते हैं 40 साल पहले। तो 40 साल पहले के हमारे दादी दादा, इनकी उम्र देखो कितनी थी। आई एम श्योर कईयों के 90 प्लस गई होगी, उससे भी ज्यादा गई होगी, 90 प्लस। और हमारी एज जो आ रही है अब कितनी रहेगी? हम जो देखते हैं अपने आसपास कितनी एज रहती है, 60-70, बहुत अच्छी एज में चला गया तो 80 तक टच हो गया। ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जो हमारे दादा दादी का टाइम था, उनके भी पहले अगर देखें तो उनकी उम्र कितनी बताते हैं कि 110 साल जी गया, 120 साल जी गया, इतना जीते थे और धीरे धीरे कम होता गया है। तो वीडियो को एंड करते हैं, और सवाल यही बना हुआ है कि हमारी उम्र इतनी कम क्यों है, हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, और जवाब ढूंढने का तरीका साइंस भी ढूंढ रही है। और अगर कभी साइंस सच में एजिंग को बहुत हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो गई ना, तो शायद पहली बार इंसान उस प्राचीन सवाल के बहुत करीब पहुंच जाएगा कि क्या इंसान वाकई में दोबारा से लाखों वर्ष की आयु प्राप्त कर पाएगा। इसी सवाल के साथ वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार।